आपको जो लगे, मुझे नहीं पता, आप उसको हाथ के हाथ वहीं मेरी तरफ देखते रहो, मेरी तरफ देखते रहो, मेरी तरफ कान लगा के रखो। और आपको पता होना चाहिए, आप स्पोर्ट्स पर्सन हो ना सब लोग, आपको पता होना चाहिए ना आपका ग्राउंड कितना बड़ा है, राइट। आउटर लाइन से बाहर अगर बॉल को ले गए तो, फुटबॉल ले गए फॉर एग्जांपल, आउटर लाइन से बाहर तो फाउल है या नहीं है? फाउल है, अपोजिशन को दे दिया जाएगा फिर पोजीशन, इजंट इट। तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी कॉपी का ग्राउंड कितना बड़ा है, बिना देखे। खेलते पे आप कभी ग्राउंड नहीं देखते अपना कि अब उसकी वो आ गई या नहीं आ गई, या देखते हैं? अगर देखा तो बॉल छिन जाती इतनी देर में, राइट। तो इसकी आप प्रैक्टिस डाल लीजिए कि आप देख रहे हैं मेरी तरफ, कोई चीज़ लग रही है आपको कि यार मुझे नहीं आता, तो आप उसको बस ऐसा ही, शुरू में आप देखोगे कि क्लास के बाद तो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें चल रही होंगी, ऐसी कुछ ऐसी चल रही होंगी, कुछ ऐसे ऐसे चल रही होंगी, लेकिन 2-4 क्लास के बाद आपको वो प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर जिनको पहले से प्रैक्टिस है तो उनको मुबारक हो, राइट। एक्चुअली हमारी जो ह्यूमन बॉडी है, इसके अंदर 70 ट्रिलियन सेल्स हैं, 70 ट्रिलियन सेल्स। 1 ट्रिलियन सेल अगर यहाँ ऐसे बिखेर दिए जाएं, 1 ट्रिलियन की बात मैं कर रहा हूँ, अगर यहाँ बिखेर दिए जाएं, राइट, तो पूरा क्लासरूम भर देंगे वो। 1 ट्रिलियन, 70 ट्रिलियन सेल्स मेरे अंदर है। ओके फाइन, 70 ट्रिलियन सेल्स आपके अंदर है, आपके अंदर, हर किसी के अंदर 70 70 70 70, और इतने कॉम्पैक्ट हैं। अभी 1 ट्रिलियन सेल से पूरी क्लास भरी जा रही थी, और अभी जो है वो 70 ट्रिलियन सेल्स के कम से कम 25 लोग तो बैठे हुए हैं, isn't it? राइट, इतना पैक्ड। अच्छा, जब ये पैक्ड होता है इतना, जब वॉल्यूम में इतना हो, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। जब वॉल्यूम इतना हो और इस बुरी तरीके से पैक्ड हो, तो उनका स्ट्रक्चर और उनका फंक्शन काफी कॉम्प्लिकेटेड होगा, isn't it? ऐसे ही ना, राइट। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक अनार के दाने आप खोल देते हो तो आपकी जो है वो जो हाफ प्लेट होती है उसमें भर जाते हैं, राइट। ओके फाइन, लेकिन वो पैक्ड जब वो पैक्ड थे तो वो एक इतने से फल के अंदर थे, राइट। अच्छा, आपने कभी खोल के देखा, उसको गौर करने की कोशिश करिए आपने, कितनी कॉम्प्लिकेशन के साथ वो सेट होते हैं वहां पर। वो इतने कॉम्प्लिकेशन के साथ सेट हैं कि अभी तक तो दुनिया की कोई भी मशीन है, आज तक की डेट में कोई भी मशीन ऐसी इजाद नहीं हुई है कि वो दोबारा अनार के दानों को वापस उतने उस हिस्से में लगा दे, अगर बिखर गए एक बार तो। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं आपको? द सेम इज ट्रू, ह्यूमन बॉडी तो इससे भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। तो 70 ट्रिलियन सेल्स मेरे अंदर भी हैं, आपके अंदर भी, हर एडल्ट के अंदर मौजूद है। 70 ट्रिलियन सेल्स इतनी जैम पैक्ड हैं कि वो उनका कॉम्प्लिकेशन जो है वो हमारी और आपकी समझ के बिल्कुल परे है, राइट। अगर एक बार बिखर गए वो सेल्स तो दोबारा उनको फिट कर देना तारिक मुर्तज़ा की शक्ल में नहीं है, नहीं, मुश्किल नहीं है, असंभव है। अनार के दाने को नहीं कर पाए, जबकि अनार का दाना तो एक एक दाना आपको और मुझको सबको एक एक दाना अलग अलग दिखाई देता है। अभी तो जिन सेल्स की मैं बात कर रहा हूँ 70 ट्रिलियंस की, वो तो हमको और आपको दिखाई भी नहीं देते। उनके लिए तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होते हैं, इजंट इट, तब हमको वो दिखाई देते हैं। तो उनको तो फिर से एडजस्ट करना। तो एक तो ये फैक्ट ह्यूमन बॉडी के बारे में आप लोग समझ लीजिए कि 70 ट्रिलियन सेल्स हमारे अंदर है। इसी से मुझे एक बात और याद आ गई कि हमारे मुंह के अंदर टेस्ट बर्ड्स हैं, राइट। नंबर ऑफ टेस्ट बर्ड्स जो हैं वो 8000 हैं। कितने? 8000। इन 70 ट्रिलियंस की मैं एक कॉम्प्लेक्सिटी बता रहा हूं आपको बस। इन 70 ट्रिलियंस की सेहत
इनका स्वास्थ्य, इनकी हेल्थ, इनकी ऑप्टिमम फंक्शनिंग इनकी जो है इज डिपेंडेंट ऑन 8000 टेस्ट बड्स, 8000 सेल्स, राइट। 70 ट्रिलियन सेल्स की सेहत, स्वास्थ्य निर्भर करता है कि आप 8000 टेस्ट बड्स, 8000 सेल्स को कैसे इस्तेमाल करते हो। हम में से मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, नो एनिमल ऑन द प्लैनेट, नो प्लांट ऑन द प्लैनेट, बट ओनली ह्यूमन बीइंग्स। मेजॉरिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स वी यूज, rather to say we misuse our 8000 taste buds, taste cells in such a way that we harm our 70 trillion cells. आपको क्या लगता है ये बिजनेस अच्छी है या बुरी है? तो बिजनेस बुरी है। कंट्रोल योर टेस्ट बड्स। क्या क्या खाना आफत, राइट। कितने टेस्ट बड्स हैं हमारे पास? 8000 ओनली, वो भी इतने से हिस्से में। ये मुंह खोलोगे इतना सा, इसमें अलग अलग ऊपर नीचे चारों तरफ जुबान के इधर उधर सब टोटल मिला के 8000 और 70 ट्रिलियंस उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, राइट। अभी हमारा जो है वो हम लोग बहुत सिंपल जनरल इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अभी हम लोग बात अब एनाटॉमी फिजियोलॉजी पे। तो हमने तो शुरुआत करी है बहुत बेसिक उससे कि हमारे पास सेल्स कितने हैं। यही सेल्स आपके 70 ट्रिलियन सेल्स जो हैं यही आपकी स्ट्रक्चर बनाते हैं आपकी बॉडी का। आपकी जैसी भी शक्ल है, आपके जैसे भी बालों का स्टाइल है, जैसा भी आपका रंग है वो बनाते हैं, आपकी हाइट वाइट बनाते हैं, वो सब बनाते हैं वो, राइट। और आपके ऑर्गन्स कैसे काम कर रहे हैं वो बनाते हैं वो। तो काम कैसे करेंगे और स्ट्रक्चर क्या होगा, राइट। आपके फिंगरप्रिंट्स कैसे होंगे, उनमें से कुछ एक आध ट्रिलियन सेल इसमें भी कहीं लगा हुआ होगा, है ना, जो आपके यूनिक फिंगरप्रिंट्स बना रहा है, ठीक है ना। ओके, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी ये दो टर्म्स हैं हमारे पास। इन टर्म्स को हमको और आपको अच्छे से समझना होगा, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एनाटॉमी को समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट द टर्म एनाटॉमी मीन्स, ठीक। एनाटॉमी वर्ड जो है वो दो वर्ड से मिलकर के, ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। एनाटोमी, एना A-N-A, एना मीन्स अप, टॉमी T-O-M-E means cutting, means cutting up. यहां तक बात समझा पा रहा हूं मैं, क्लियर है। एनाटॉमी वर्ड अब इंग्लिश का वर्ड में इस्तेमाल होने लगा है, इंग्लिश की डिक्शनरी में अब इस्तेमाल होने लगा है। अदरवाइज ओरिजिनली दिस वर्ड बिलोंग्स टू द ग्रीक लैंग्वेज एंड इट इज constructed by adding two words, anatomy, T-O-M-E. So Tommy means cutting, ana means up. Okay, fine. ग्रीक उस जमाने में, अब से आप मान के चलो 2500-3000 हजार साल पहले, साइंटिस्टों को ये लगती थी कि अंदर इंसान के क्या है, पेट में दर्द हो रहा है उसके। फॉर एग्जाम्पल कोई आया उसके पास पेशेंट और उसके पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है और उसने अपने अनुभव से एक दवा दी, लेकिन उस दवा से वो सही नहीं हो रहा। मैं बात कर रहा हूँ आपसे 2500-3000 हजार साल पहले की, राइट। तो उसने सोचा कि यार अभी तक तो मैं ये दवा दे रहा था तो सबका पेट का दर्द सही हो रहा था, इसका सही नहीं हो रहा, क्या चक्कर है, खोल के देखा जाए इसका पेट कैसा है। मतलब खराबी कहाँ है। ओके फाइन। वो पहले किसी डॉक्टर ने, आज की डेट में आप उसे पागल कहोगे, उस ज़माने में तो यही एक तरीका ही था बस उनके पास, इसके अलावा कोई तरीका ही नहीं था। वहाँ तो बेहोश करने का भी तरीका नहीं था उनके पास,
वो उसने लिटाया, हाथ पैर पकड़े या बांधे बांधे उसने, बैंड से बांध दिए उसने रस्सी से, और पेट चीर दिया। राइट, पेट चीरा तो उससे पूछा लोगों ने, उसने दिखाया अपने स्टूडेंट्स को कि देखो पेट ऐसा होता है, और तो उससे पूछा कि आपने क्यों चीर, क्यों, इससे पहले तो चीरा नहीं किसी ने, तो आपने क्यों चीर दिया? तो उसने कहा कि मुझे इसका स्ट्रक्चर देखना था। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनाटॉमी वर्ड आया कहाँ से, क्योंकि एनाटॉमी का मतलब तो कटिंग अप है, और जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब होता है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। एनाटॉमी ऑफ द क्लास मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास। एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बीइंग मीन्स स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। समझा पा रहा हूं ना मैं आपको? अभी अब देखो कितना डिफरेंस है आज की एनाटॉमी और एनाटॉमी वर्ड जहां से निकला है उसमें कितना फर्क है। वहां मतलब है सिंपल कटिंग अप एंड दैट्स ऑल, ऐसे ही ना, वहां पर सिर्फ कटिंग अप। यहां पर मतलब जो है अब कटिंग अप नहीं है, यहां पर जब कटिंग अप कहते हैं तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं वर्ड? सर्जरी। अब सर्जरी इस्तेमाल होता है, अब तो एनाटॉमी नहीं इस्तेमाल होता। लेकिन जिस जमाने में एनाटॉमी वर्ड निकला था और जिस लैंग्वेज से निकला था, तो उन लोगों ने ह्यूमन स्ट्रक्चर अंदर से कैसा है, ये दवा इस पेट के ऊपर क्यों नहीं असर कर रही, सब पे तो असर करी अभी तक, तो खोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अभी खोलने की जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि उनको अंदर स्ट्रक्चर देखना था, तो उन्होंने इनफैक्ट सर्जरी नहीं की थी। उन्होंने सर्जरी नहीं की थी, बल्कि उन्होंने स्ट्रक्चर को देखने के लिए किया था, इसलिए वो वर्ड एनाटॉमी नाम पड़ गया उसका। और आज की डेट में एनाटॉमी स्ट्रक्चर के मायनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका मतलब असल में कुछ और है, ओरिजिनल। यहां तक बात क्लियर है बिल्कुल? राइट। फिजियोलॉजी, तो एनाटॉमी तो हो गई स्ट्रक्चर, नॉट कटिंग अप ओरिजिनली, वो तो मैंने आपसे 2500-3000 हजार साल पहले की बात करी। राइट, अभी एनाटॉमी मतलब स्ट्रक्चर। अब एनाटॉमी कई तरह की हो सकती है। एनाटॉमी जैसे मैंने आपको एग्जांपल लिया, एनाटॉमी ऑफ ए क्लासरूम, है नहीं, एनाटॉमी ऑफ एनिमल्स, एनाटॉमी ऑफ फ्लावर्स, एनाटॉमी ऑफ प्लांट्स, एनाटॉमी ऑफ द अर्थ, एनाटॉमी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग चूंकि फिजिकल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय द ह्यूमन बीइंग्स, उनके लिए हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, इसलिए बाय डिफॉल्ट हमें यह समझना है कि हम ह्यूमन एनाटॉमी की बात कर रहे हैं। आगे हम लोग एनाटॉमी बोले चाहे ना बोले, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी बोले या नहीं बोले, इससे बहस नहीं, मतलब ह्यूमन एनाटॉमी है वो, क्योंकि हम लोग यहाँ एनिमल्स की बात नहीं कर रहे, फ्लावर्स की बात नहीं कर रहे, प्लांट्स के बारे में नहीं पढ़ रहे, ठीक है नहीं? ओके फाइन। तो एनाटॉमी इज ए स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। राइट, वो 70 ट्रिलियन सेल्स जो हैं उनका असल में स्ट्रक्चर कैसा है, इसके ऊपर बात हो रही है। ओके, फिजियोलॉजी again is derived by two words, combining two words, physis and logy. Logy कहते हैं स्टडी ऑफ, लॉजी इज स्टडी ऑफ। physis कहते हैं फंक्शनिंग, स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग, PHYSIS, physis means functioning, लॉजी इज स्टडी ऑफ। तो फिजियोलॉजी जब मिल के बना तो मतलब स्टडी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ 70 ट्रिलियन सेल्स, विच इन इटसेल्फ इज कॉल्ड बाय द नेम ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग के नाम से पहचाना जाता है। भाई 70 ट्रिलियन सेल कोई नहीं कहता ना, लो आ गए 70 ट्रिलियन सेल, या कोई कहता है? आज तक तो नहीं कहा, मैंने नहीं कहा, मुझे मालूम था लेकिन मैंने नहीं कहा कि 70 ट्रिलियन सेल आ गया। हमेशा ह्यूमन बीइंग आ गया या नाम लेकर के आ गया। राइट, तो 70 ट्रिलियन सेल्स की फंक्शनिंग कैसे हो रही है, दैट कम्स अंडर द टर्म फिजियोलॉजी। तो एनाटॉमी इज द स्ट्रक्चर ऑफ दोज 70 ट्रिलियन सेल्स एंड फिजियोलॉजी इज द फंक्शनिंग ऑफ दोज 70 ट्रिलियन सेल्स। अब आप इन 70 ट्रिलियन सेल्स को 70 ट्रिलियन सेल्स मत बोलो, मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं कि एक दिमाग में बैठ जाए, घुस जाए। अब आप बोलो इसको ह्यूमन बीइंग, ठीक है ना?
एक इंसान, ठीक, ओके फाइन। अभी एनाटॉमी पढ़ने के हमारे पास तरीके क्या क्या होते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ने के तरीके क्या क्या होते हैं। आप हेडिंग डाल लो स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज टू स्टडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, राइट। हमारे पास दो तरह से हम लोग पढ़ते हैं एनाटॉमी फिजियोलॉजी को। एक हम लोग पढ़ते हैं सेलुलर लेवल पर, सेलुलर लेवल पर मींस सेल पे क्या असर हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ड्रग्स का, किसी कोई दवा बनाई, उस दवा का एक सेल पर क्या असर हो रहा है, ठीक है। देन ग्रुप ऑफ सेल्स पे क्या असर हो रहा है, देन और सारे ग्रुप्स इकट्ठे जमा कर लिए, उन पर क्या असर हो रहा है। तो ऐसी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को कहते हैं माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो एक पहली स्ट्रेटेजी तो हमारी पढ़ने की लिखने की क्या है, माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, पहली स्ट्रेटेजी। फर्स्ट स्ट्रेटेजी टू स्टडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इज माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। बहुत तेज लिखिए, घर वाली स्पीड पर नहीं लिखिए, नहीं तो हम लोग पीछे रह जाएंगे, ठीक है। ओके फाइन। पहला माइक्रोस्कोप आप लोगों को जान करके शायद हैरत होगी, पहला माइक्रोस्कोप 1590 में बना। कब बना? 1590 में पहला माइक्रोस्कोप बना, जैसा भी बना, लेकिन 1590 में बना। यानी कि 1590 से पहले माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी नहीं होगी, या होगी? नहीं होगी, और सवाल ही नहीं है। नंगी आंखों से आज नहीं सेल दिखाई दे रहा, तो 1590 मतलब अब से 500-600 साल पहले भी नहीं दिखाई देता था, ठीक है नहीं? अच्छा, नंगी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा था, तभी तो उन्होंने एनाटॉमी तभी तो करी उन्होंने, कटिंग अप, देखें पेट चीर के है क्या इनके पास, अंदर क्या है, क्यों नहीं मेरी दवा असर कर रही, राइट। तो 1590 में पहली बार माइक्रोस्कोप बना। उस माइक्रोस्कोप से कुछ उन्होंने सेल्स देखे, सारे सेल्स नहीं देखने पाए अभी भी, और बहुत फिर वो उस माइक्रोस्कोप को स्ट्रॉन्ग करते गए। आपको तो पता ही है, हर चीज़ में अपडेट आता है ना, आपके मोबाइल में रोज़ अपडेट्स आते हैं। अपने मोबाइल क्यों आते हैं वो अपडेट्स? आप जिस रात, जैसे पिछली रात को आप सोए थे, व्हेन यू वेंट टू स्लीप, और जब सुबह उठे थे तो आपके मोबाइल का कॉन्फ़िगरेशन जो था वो चेंज हो चुका था, उसका अपडेट आ गया था। क्यों? क्योंकि जब आप रात में सोए थे तो दुनिया में कहीं पे दिन चल रहा था और वहां के साइंटिस्ट उस मोबाइल पे कुछ काम कर रहे थे। अच्छा, चूंकि कंपटीशन बहुत टफ है, कट थ्रोट कंपटीशन है, उसकी वजह से कंपनीज को अपने प्रोडक्ट्स को अपडेट रखना होता है, नहीं तो बहुत जल्दी आप वो प्रोडक्ट छोड़ दोगे, दूसरा ले लोगे उसी कॉस्ट का, इजंट इट? ऐसे ही है ना? इसलिए वो क्या करते हैं, उसको वो अपडेट रखते हैं, राइट। तो ये तो रोज अपडेट होता है। पहले ये अपडेशन की स्पीड जो थी वो ह्यूमन बीइंग्स के बीच में बहुत स्लो थी। आप देखो ना, पहली बार जीवन में, पहली बार मानव इतिहास में, पहली बार 1590 में कोई एक ऐसा लेंस बन पाया जिससे हम सेलुलर लेवल पर कुछ चीज़ों को देख पा रहे थे, सबको नहीं, कुछ चीज़ों को देख पा रहे थे मानव इतिहास में। मानव इतिहास कब का है? 10,000 साल की हिस्ट्री तो टूटी फूटी मौजूद है साइंस के पास, आर्कियोलॉजी के पास और जियोलॉजी के पास, क्या क्या साइंस है वो अलग है, राइट। 10,000 साल की हिस्ट्री तो है। पहली बार उन 1590 में तो कुछ देख पाए कि एक धूल का कण कैसा होता है, एक बाल का एक सेल कैसा होता है। अभी रिफाइंडमेंट नहीं था, वो अपडेशन तो रोज चलता रहता है। तो उसमें उनको बहुत अमेजिंग चीज़ें मिली। उसमें उनको बैक्टीरिया भी मिल गया पहली बार 1590 में। उसमें उनको जो है वो फंजाई भी मिल गया। उसमें उनको जो है वो थोड़ा और स्ट्रांग किया तो उनको वायरस भी उसमें मिल गया, राइट। तो
एक स्ट्रेटेजी जो है वो माइक्रोस्कोपिक हो गई 1590 से इधर अब हमारी तरफ। अब ये माइक्रोस्कोप सिर्फ माइक्रोस्कोप नहीं रहा, बल्कि अब ये अपडेट होते 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 कई सौ सालों में 1920 1930 में आते आते ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। अभी सिंपल माइक्रोस्कोप था, अब वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मतलब वो माइक्रोस्कोप जो एक नंगी आंख से सेल को आप नहीं देख पा रहे थे, उसको 1000 गुना बड़ा करके दिखा रहा है। जो माइक्रोस्कोप से देख पा रहे हो, नंगी आंखों से नहीं देख पा रहे, उस सेल को वो 1000 टाइम्स ज्यादा करके अब आपको दिखा पा रहा है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, 1920-30 से ये शुरू हो गया। अभी और अपडेट चला 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 तो 1960-70 पे आते आते जो है वो कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप आ गए। कंप्यूटराइज्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आ गए। अब जो 1000 टाइम्स हम देख पा रहे थे, अब उसको हम 10,000 टाइम्स देख पा रहे हैं। मीन्स अब आप देख रहे हो ना कैसे 1590 तक तो कुछ नहीं था, 1590 से 1920-30 तक, और 1920-30 से 1960-70 के बाद अब आज तक। अब ये मीन्स रिफाइनमेंट, अपग्रेडेशन होता चला जा रहा है टेक्नोलॉजी में। अभी हम लोग एक ही टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, राइट। 1590 से इधर हमारी तक आते आते पहली स्ट्रेटेजी तो बनी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल पर ह्यूमन बॉडी के 70 ट्रिलियन सेल्स को पढ़ना समझना चाहिए, राइट, और इनकी फिजियोलॉजी को समझना चाहिए। तो पहली तो हमारे पास ये स्टडी हो गई माइक्रोस्कोपिक। तो इससे याद रहेगा अब आपको, भूलेंगे नहीं, मुझे लगता नहीं भूलेंगे आप लोग कभी अब, ठीक है, ओके। दूसरी स्ट्रेटेजी है ग्रॉस एनाटॉमी, GROSS, ग्रॉस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। राइट, ग्रॉस एनाटॉमी मतलब ओवरऑल बाहर से ही देखने में कैसे लग रही है स्ट्रक्चर, नंगी आंखों से ही। जो 1590 तक भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, वो भी चल रहा है। भाई मेरा स्ट्रक्चर कैसा है आप देख पा रहे हो ना, या नहीं देख पा रहे? मैं आपका स्ट्रक्चर देख पा रहा हूं ना, या नहीं देख पा रहे? देख पा रहे हैं। दिस इज कॉल्ड ग्रॉस एनाटॉमी। अच्छा, अभी बहुत से बॉडी पार्ट्स मैंने छुपा रखे हैं कपड़ों से, नहीं देख पा रहे। जरूरत पड़ेगी तो वो डॉक्टर्स जिनको देखना जरूरी है, तो वो सारे ऑर्गन्स को, जिसकी भी जरूरत है उनको वो देखेंगे, राइट। तो वो दैट इज ग्रॉस एनाटॉमी। अच्छा, अभी उनको जरूरत है कि जैसे वो कटिंग अप एनाटॉमी, राइट, उसको जरूरत पड़ी चीरा लगाने की, देखें पेट में क्या है इसके, राइट। तो ऐसे ही आज भी सर्जरी, अब उसको एनाटॉमी नहीं कहते, अब उसको सर्जरी बोलते हैं। अब वो आज भी वो खोल करके देखेगा कि पेट में स्ट्रक्चर कैसा है, राइट। पैलेंटोलॉजी के, आर्कियोलॉजी के आज भी जो है वो मीन्स फॉर एग्जाम्पल जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंज आया है एक हजार साल पे, ह्यूमंस के एक हजार साल पे डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या चेंज आया है। तो फॉर एग्जाम्पल साइंटिस्ट बता, अब ये ग्रॉस एनाटॉमी से पता लगाया उन्होंने, पेट चीरा कैडेवर का, अब जिंदा इंसान का भी कर रहे हैं वो, है ना, जिंदा इंसान को भी सर्जरी करते हैं, और ऊपर से अपने स्टूडेंट्स को वो साथ में खड़े होते हैं, उनको दिखाते भी हैं, देखो बेसिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ओके फाइन। अब हमको ये प्रॉब्लम है, अब हमको इसकी कटिंग करनी है, तो कैसे करनी है वो सब सिखाया जाता है उनको, ओके फाइन। तो वो ऊपर से स्ट्रक्चर ऐसे उन्होंने दिखाए, और 10,000 साल में उन्होंने कहा कि अपेंडिक्स जो है, फॉर एग्जाम्पल अपेंडिक्स जो है वो पीछे 2000 साल में बहुत छोटी हो गई है ह्यूमन बीइंग्स की। अच्छा, ये कोई सेलुलर का मसला नहीं था, ये तो नंगी आंखों से आज भी दिखाई दे रही है अपेंडिक्स। तो ये ग्रॉस एनाटॉमी, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस एनाटॉमी। तो वो ग्रॉस एनाटॉमी आपकी यहां से ऐसे शुरू होती है, राइट। अभी आप कपड़े कम करते चले जाओ तो और ग्रॉस एनाटॉमी डीप होती जाएगी, और डीप होती जाएगी, और डीप होती जाएगी, फिर चाक लगा दो तो और। तो अगर हमको ये ग्रॉस एनाटॉमी जब सिस्टम लेवल पर पढ़नी होती है, फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर सिस्टम, फॉर एग्जाम्पल स्केलेटल सिस्टम, तो आमतौर से लाइव ह्यूमन बीइंग्स पे नहीं पढ़ते। मैंने लाइव ह्यूमन बीइंग्स पे नहीं पढ़ी है, कोई नहीं पढ़ता। हाँ, ओवरऑल व्यू दिखा देते हैं सर्जरी के टाइम पे, देखो
डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होता है ओनली। देखो थाई बोन ऐसी होती है, अगर कहीं कट लगा है वहाँ तो, नहीं लगा तो कोई प्रॉब्लम हुआ। लेकिन कैडेवर्स, कैडेवर्स मीन्स बहुत से लोग होते हैं। देखिए समाज जो है हमारा आपका, ये समाज में हमको और आपको सबको ये गलतफहमी पैदा हो गई है कि मैं खुद कर लूँगा अपना ये काम। कोई इंसान कभी खुद नहीं कर सकता, राइट। आप एक निवाला खाना तो खा नहीं सकते खुद, अगर किसान ने ना उगाया होता, अगर ट्रांसपोर्टर ने ना ट्रांसपोर्ट किया होता, अगर आपके यहाँ से कोई कमा के ना लाया होता, अगर आपने दुकान से जाके ना ख़रीदा होता, अगर दुकान वाले ने दुकान पे ना रखा होता, अभी पकाने वाले ने, चाहे वो आप ही खुद क्यों ना हो, जब तक पकाया ना होता। मीन्स अभी आप देखो, ये तो मैं ग्रॉस की बात कर रहा हूँ, मोटी मोटी, ग्रॉस मतलब मोटा मोटा, ये तो मैं मोटे मोटे कॉन्ट्रीब्यूटर्स बात कर रहा हूँ समाज के, जिन्होंने आपको यहाँ तक और मुझको यहाँ तक पहुँचाने में मदद करी है। ये लैपटॉप मैंने नहीं बनाया, राइट। इसके अंदर जो पीपीटीज बनी हुई हैं अभी हमारे पास वो नहीं है, मैंने कहा है 2-4 दिन में लगा देंगे यहाँ पे। नहीं होगा तो आपकी क्लास हम शिफ्ट करेंगे दूसरी जगह, बिकॉज हम लोग एनाटॉमी जो है वो जब तक सामने देखेंगे नहीं ना, जब तक जो है वो आपको समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दिखाई देता हूँ अपनी स्लाइड्स। दी स्लाइड्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, दिख रही हैं आपको, है नहीं? अभी ड्यू टू द लैक ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट ना हमारे पास प्रोजेक्टर की, इसलिए आप लोग नहीं देख पा रहे हैं यहाँ पे, अदरवाइज इट विल लुक वेरी ग्रेट। ठीक है, तो मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमको जो है वो कोई भी चीज़, मतलब ऐसा नहीं है कि हमने अकेले कोई काम कर लिया है। समाज में पूछे, एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट लगी हुई है आपके, तो आप यहाँ तक पहुँचे हो। तो ये गलतफहमी तो ज़िंदगी में शायद कभी ना पैदा करो, तो आपको उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि मैं अकेले कर लेता हूँ ये काम। कभी कोई भी इंसान कोई काम अकेले नहीं कर सकता, उसका एग्जिस्टेंस खुद का अपना नहीं है। 2 लोग मिले थे तो वो बना था, सॉरी टू से बट दिस इज अ फैक्ट। तो उसका अपना तो है नहीं एग्जिस्टेंस, तो और क्या कर लेगा तू? खुद से नहीं कर सकता इंसान। हाँ, पीछे कंट्रीब्यूटर्स लगे होते हैं जिनको थैंक्स बोलना होता है आपको। नहीं बोल रहे हो तो ये तारिक मुर्तज़ा की नालायकी है, आपकी नालायकी है, लेकिन वो पीछे हैं, उनको आपको एक्नॉलेज करना होता है। एनी हाउ, तो हमको ये ग्रॉस एनाटॉमी जो है ये मोटे मोटे तौर पर, अब सेलुलर लेवल पे नहीं है ना, अब ये मोटे मोटे तौर पर हमको आपको पढ़नी होती है। ओके नाउ, अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ यहाँ पर कि फिजिकल एजुकेशन की फील्ड में आपको इन 2 स्ट्रेटेजीज में से कौन सी स्ट्रेटेजी चाहिए? माइक्रोस्कोपिक चाहिए या ग्रॉस एनाटॉमी चाहिए? ग्रॉस एनाटॉमी हमको चाहिए, बिकॉज वी कैन नॉट डू एनीथिंग विद द माइक्रोस्कोपिक, because we are not dealing with the drug components. We are not entitled to suggest drugs, dawa, chemical compositions for the treatment of, even for the sports injuries. ठीक है ना? तो हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी, अभी हम लोग जो पढ़ेंगे वो ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ेंगे। यहां तक बात क्लियर हो गई आपको? तो एक तो हमें एनाटॉमी का वर्ड समझ में आ गया, फिजियोलॉजी का हमको वर्ड समझ में आ गया, एक हमको उसकी स्ट्रेटेजी पढ़ने की समझ में आ गई। हमें ये भी समझ में आ गया एक हमारे लिए नहीं है और एक हमारे लिए है, मीन्स दूसरों के लिए भी है। जिनके लिए माइक्रोस्कोपिक है उनके लिए ग्रॉस तो है ही, पहले वो ग्रॉस करेंगे तभी वो माइक्रोस्कोपिक पे जाएंगे, लेकिन हमारे लिए ग्रॉस है, ग्रॉस के बाद हमारे लिए फुल स्टॉप है। ठीक है नहीं? ओके फाइन। तो हमारे पास जो है वो ये ग्रॉस एनाटॉमी अब हमको पढ़नी है, राइट। इसमें जो है वो 2 तरह की एनाटॉमी है। एक होती है सरफेस एनाटॉमी, जिसको मैंने कहा ना ऊपर ऊपर से देख करके आप पता लगा लो तारिक साहब की शक्ल कैसी है, चीक बोन कितनी उठी हुई है, आंखें कितनी अंदर हैं, नोज किस टाइप की है, फॉर एग्जाम्पल चिन उनकी किस तरीके की है, राइट। फिंगरप्रिंट्स किस तरीके के हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सरफेस। सरफेस कहते हैं ना इसको, ये सरफेस है। तो ह्यूमन बॉडी पे ये सरफेस, दिस इज सरफेस। उंगलियां की शेप की हैं, हाथों का शेप कैसा है, सबका शेप अलग अलग होता है। उठाइए जरा सब लोग ऐसा, अरे ऊपर जम के उठाओ यार, देखो अपने अपनी शक्ल जरा, अपने पड़ोसी का देखो,
कुछ लोगों ने अपने हाथ देखे और छुपा लिए ऐसे, आई डोंट नो क्यों। ओके फाइन। तो सबके शेप, ये सरफेस, अभी हमने क्या चेक कर रहे थे, हम लोग सरफेस एनाटॉमी देख रहे थे, ठीक है नहीं, सरफेस एनाटॉमी। देन हमारी होती है एक रीजनल एनाटॉमी। रीजनल एक है सरफेस, ये सब ग्रॉस का हिस्सा है। रीजनल एनाटॉमी कहते हैं, मींस हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो रीजन्स में एनाटॉमिस्ट्स ने बांटी हुई है। जो एनाटॉमी के साइंटिस्ट हैं उन्होंने 3-4 उसमें बांटी हुई है, रीजन्स में, मींस हेड रीजन। तो वो गले से ये जो वॉइस बॉक्स है ना आपका, है नहीं, इससे उन्होंने काट दिया और इसके ऊपर जितना भी हिस्सा है, जो कुछ भी है, वो हेड रीजन है। कौन सा रीजन है? हेड रीजन है। अभी इससे बहस नहीं है कि इसके अंदर स्केलेटल सिस्टम है या नहीं है, अभी इससे बहस नहीं है कि इसके अंदर मस्कुलर सिस्टम है या नहीं है, अभी इससे बहस नहीं है कि बालों के सिस्टम है यहाँ पे कि नहीं है। जो भी है, सर्कुलेटरी सिस्टम है नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है नहीं है, हेड में स्पेशलाइज्ड है वो। कुछ एनाटॉमिस्ट ऐसे मिलेंगे आपको जो हेड में वो होंगे, हेड रीजन उनका स्पेशलाइजेशन है। तो ग्रॉस एनाटॉमी में भी कुछ लोग हैं जो हेड रीजन के एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है नहीं, ओके। कुछ लोग हैं वो थोरैक्स रीजन के हैं। अभी रीजनल एनाटॉमी हम कर रहे हैं, एक तो सरफेस कर ली हम लोगों ने, सरफेस समझ गए, फिर रीजनल एनाटॉमी है। तो रीजनल एनाटॉमी में हेड है, देन हमारा थोरैक्स है। थोरैक्स मीन्स आपकी गर्दन से लेके, ये तो कट के ऊपर का हिस्सा अलग हो गया, यहां से यहां तक का हिस्सा जहां तक आपकी रिब्स आती हैं। हाथ लगाओ, देखो कहां तक आती हैं रिब्स आपकी, उंगलियां डालो यार अपनी। एनाटॉमी में ये सब करना पड़ेगा बैठ के, ज्यादा से ज्यादा शुतुरमुर्ग की तरह कर लो कि कोई नहीं देख रहा, आंखें बंद कर लो खुद, लेकिन करना है ना, ओके। जहां तक आपको दिखाई दे रही ना, इसको हम लोग बोलते हैं ना कोख। अगर यहां पे किसी के पैर मार दो तो बिल्कुल जान सी निकल जाती है उसकी, है ना, टाक, ओके फाइन। यहां तक, यहां से लेके जो इसको हम बोलते हैं वो रिब्स होती हैं, फॉल्स रिब्स कहलाती हैं, ओके। फॉल्स रिब्स पे जब आएंगे तब हम लोग बात करेंगे। तो वो फॉल्स रिब्स से आप सामने तक लाओ तो वो नेवल तक आपके आती है, टुंडी तक आपके आती है, राइट। ऐसे ही पीछे ले जाओ तो ये हिस्सा और ये हिस्सा, दिस इज थोरैक्स। थोरैक्स रीजन कौन सा रीजन है? THORAX, थोरैक्स। ठीक हो गया, ओके फाइन। देन उसके बाद हमारा एक आता है लुम्बोसैक्रल रीजन, LUMBO, लुम्बोसैक्रल। लुम्बोसैक्रल रीजन, लुम्बोसैक्रल रीजन यहां से यहां तक हमारा क्या था? हेड। यहां से यहां तक क्या क्या था? थोरैक्स था, राइट। यहां से अब देखो आप, फिर हाथ लगाओ, सीधे खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ, राइट। जहां से आपका थोरैक्स खत्म हुआ था वहां पे देखो, कोई आपको हड्डी दिखाई देती है यहां पे साइड में है, दैट इज योर हिप ज्वाइंट। यहाँ से अब आपका हिप जॉइंट शुरू हो गया, है नहीं। हिप का ऐसा वॉश बेसिन की तरह का स्ट्रक्चर होता है, वॉश बेसिन देखे ना हम लोगों ने, तो वॉश बेसिन की तरह का स्ट्रक्चर होता है, राइट। उसकी हड्डी यहाँ से आपकी शुरू हो गई, राइट। आप थोड़ा यहाँ पे लगाओ अपने हाथ, कहीं पे, कहीं आपको उठा हुआ दिख रहा है कुछ, एक यहाँ पे हमारा ऐसे हड्डी होती है, ये वॉश बेसिन टाइप की, इसमें ऐसे हेड अंदर जुड़ा हुआ होता है, ओके। मैं जब स्केलेटल सिस्टम आएगा तो मैं बोन्स वगैरह लेके आऊँगा, है ना, ह्यूमन बीइंग की बोन्स हैं, हमको मेहंदी सर ने दी थी वो, ओके फाइन। तो जो ये हमारा हिस्सा होता है, तो ये बोन, जो ये पैरों थाई की बोन गई है ना, तो ये अलग से उठी हुई हिस्सा होता है यहाँ पर, राइट। यहाँ तक मीन्स यहाँ से यहाँ तक ये जो हड्डी आपकी उठी हुई है, राइट, ये हमारा लुम्बोसैक्रल ज्वाइंट है, लुम्बोसैक्रल रीजन है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है?
बैठ जाइए। इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से 80% मुझे आप लोगों की काबिलियत पे पूरा भरोसा है कि आप लोग इसको नहीं भी पढ़ोगे तो नहीं भूलोगे, लेकिन 2-4 बार अगर आपस में रिवाइज कर लोगे ना जल्दी जल्दी अगले 3-4 दिन में, तो फिर तो बिल्कुल ही नहीं भूलोगे आप इसको। ओके फाइन। ओके, तो इसको ये जो हिस्सा है ना जहाँ पर ये हड्डी हमारी लगी हुई होती है, जहाँ ये पैर हम ये पूरा मूव कर रहे होते हैं, ऐसा है ना, ये जो हड्डी लगी होती है इसको हम बोलते हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर। लिख लो ग्रेटर। ग्रेटर की स्पेलिंग आती है हमको? देखो किसी को एक बात और सुन लो, पहले सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट। हर वक्त मैं उसकी स्पेलिंग नहीं बताऊंगा, तो आप एक काम कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में आता हो, आप उसको हिंदी में लिख लो, उर्दू में लिख लो, जिस भाषा में आपको आता है, अपने लोकल कोई गांव की भाषा हो उसमें लिख लो, वो तो लिखना आता है ना। कुछ नहीं आता तो जैसा व्हाट्सएप पे मैसेज करते उस भाषा में लिख लो, बाद में आपस में पूछ लेना, ठीक है। ग्रेटर ट्रोकेंटर। ट्रोकेंटर की स्पेलिंग है TROCHANTER। ट्रोकेंटर, ग्रेटर ट्रोकेंटर, राइट। ये ग्रेटर ट्रोकेंटर से लेके नीचे तक ये लिम्ब रीजन है, ये लिम्ब रीजन है और ये लिम्ब रीजन है। अभी आप देखो यहीं तक तो आया था मामला, है नहीं? अभी तो ये लटके हुए रह गए ना महाशय, दो ये लटके हुए हैं, एक ये लटका हुआ है, एक ये लटका हुआ है, ये रह गए ना लटके हुए। ये लटके हुए जो होते हैं ये लिम्ब रीजन कहलाते हैं, LIMB, लिम्ब रीजन। क्लियर हो गया बात? तो हमारा हेड रीजन हो गया, और ये हमारा थोरैक्स हो गया, ये हमारा लुम्बोसैक्रल रीजन हो गया, ये हमारा लिम्ब रीजन हो गया, ठीक है नहीं? तो हमारी ग्रॉस एनाटॉमी है ना, ये तो ऊपर से ही दिखाई दे रही है, मैं इशारों से बता भी पा रहा हूं आपको, है नहीं? ग्रॉस एनाटॉमी है, ठीक है। एक ग्रॉस एनाटॉमी का टाइप है हमारा सिस्टेमिक एनाटॉमी। लिखिए सिस्टेमिक, ये लास्ट है आज का, SYSTEMIC, सिस्टेमिक। Systemic anatomy. Systemic anatomy is related with your different systems. Is related with your different systems like muscular system. अच्छा, अब मस्कुलर सिस्टम और हेड रीजन या थोरैक्स रीजन या लुम्बोसैक्रल रीजन या लिम्ब रीजन, अब जब हम सिस्टेमिक एनाटॉमी पढ़ेंगे तो अब हम रीजन वाइज नहीं पढ़ेंगे, अब हम ओवरऑल पढ़ेंगे। मस्कुलर सिस्टम, व्हेन यू गो फॉर द मस्कुलर सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टॉप ऑफ आवर हेड एंड गो बिलो द टोज और द सोल, ठीक है नहीं? पूरी मसल्स जितनी भी हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे अंदर बाहर, वो सारी मस्कुलर सिस्टम में आएंगी वो हमारी, ठीक। स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे तो फिर हम रीजनल से कोई मतलब नहीं है अब हमको, तो इसके एक्सपर्ट्स, इसके एनाटॉमिस्ट बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसे ही सर्कुलेटरी सिस्टम, ऐसे ही रेस्पिरेटरी सिस्टम, ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे ही एक्सक्रीटरी सिस्टम, ऐसे ही इंडोक्राइन सिस्टम, ऐसे ही और सारे सिस्टम और सारे सिस्टम और सारे सिस्टम। यहां तक बात क्लियर है? तो हम लोग ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, ये याद रखिएगा, माइक्रोस्कोपिक नहीं पढ़ रहे, नंबर 1। ग्रॉस एनाटॉमी पढ़ रहे हैं, ग्रॉस एनाटॉमी में भी हम लोग जो है वो रीजनल एनाटॉमी नहीं पढ़ रहे, सिस्टेमिक एनाटॉमी पढ़ रहे हैं। कौन सी?
इस सिस्टेमिक एनाटॉमी को जब हम पढ़ते हैं और बोलते हैं या हम समझते हैं, तो ह्यूमंस के साथ एक प्रॉब्लम है थोड़ी सी, मेरे साथ भी है, आपके साथ भी है। अगर हम खुला दिमाग लेके नहीं बैठते किसी की बात सुनने को, अगर खुला दिमाग रख करके अगर नहीं बैठते हैं किसी की बात को सुनने को, तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये होता है कि हमें जो पहले से चीजें पता होती हैं, हमें बस उतनी सुनाई देती हैं, उसके आगे पीछे कुछ नहीं सुनाई देती उसकी। इज इट ट्रू और नॉट? अच्छा, अगर आप खोल के बैठते हो तो आपको बहुत सी नई इंफॉर्मेशन भी आती है। फिर वो नई इंफॉर्मेशन आपकी पुरानी इंफॉर्मेशन से तालमेल बना के नए आइडियाज क्रिएट करती है। फिर ह्यूमंस डेवलप करना शुरू करते हैं। यानी कि अगर आप किसी की बात सुनने बैठे हो और कुंद दिमाग के साथ, बंद दिमाग के साथ, प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ बैठे होगे, तो फिर आपका अपना डेवलपमेंट रुक जाएगा। ये नुकसान है बहुत बड़ा। ठीक है, राइट। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब हम सिस्टेमिक एनाटॉमी कहते हैं ना, तो आप में से बहुत से लोगों के मुंह से निकला सिस्टमैटिक एनाटॉमी, क्योंकि सिस्टमैटिक हम हमेशा बोलते चले आए जीवन में आज तक। नहीं बोला भाई सिस्टमैटिकली करो इस काम को। टीचर से हमने सुना है, पेरेंट्स से हमने सुना है, और लोगों से, दोस्तों से सुना है। सिस्टमैटिकली कैसे होता है ये काम? सिस्टमैटिकली, सिस्टमैटिक। अच्छा, ये सिस्टमैटिक नहीं है, फिर से देखो कॉपी, सिस्टेमिक है। तो इसको आपको बोलना होगा। एनाटॉमी के साथ एक चीज आपको और करनी होगी। अगर इफ यू वांट टू बी अ गुड स्टूडेंट ऑफ एनाटॉमी, राइट, क्योंकि वर्ड्स आएंगे बहुत सारे, जैसे ये सिस्टमिक है। कभी आप चलते चलते ना आगे 4-6 क्लास के बाद, 10 क्लास के बाद कभी बात आएगी, तो कभी ना कभी मेरे मुंह से, आपके मुंह से फिसल के निकल जाएगा सिस्टमैटिक। क्यों? क्योंकि पीछे से हमको आदत नहीं थी। किसी भी वर्ड को याद करने का मीन्स अंदर अपने रट लेने का, अपनी पर्सनालिटी का हिस्सा बना लेने का फ़कत एक ही तरीका है, और वो भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छे से हमको समझाया गया है। वो क्या? 108 बार उसको दोहरा दो। 108 बार आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा। फिर आप जब भी निकालोगे तो सिस्टमिक ही निकलेगा, सिस्टमैटिक निकलेगा ही नहीं। जब एनाटॉमी की बात आएगी तो ब्रेन अंदर ही अंदर बंद कर देगा वो सिस्टमैटिक। जैसे आपने साइकिल चलाना सीखी ना, तो शुरू में साइकिल चलाते पे पैडल ये वाला नीचे करना है, ये ऊपर करना है, इसी पे ध्यान लगा रहता था। तो कैसे चलती थी? ऐसे चलती थी साइकिल। फिर अभी ब्रेक भी लगाना है, जब तक ब्रेक लगाया जब तक दीवार में घुस गए, ऐसे ही होता था, राइट। अभी कैसे अब वो आपने बार बार करी, बार बार आपने देखा नहीं उसको, आपने 108 बार चलाया, मोर और लेस 108 बार चलाया, तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा हो गई है वो साइकिल चलाना। अब कोई चढ़ते पे कोई सोचता है कि कैसे चलाना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। अब एक दोस्त आगे भी बैठा होता है, एक दोस्त पीछे भी बैठा होता है, इससे ही बातें चल रही होती हैं, इससे ही बातें चल रही होती हैं, और घटर 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 चले जाते हैं। इज़न्ट इट? ऐसे ही है, राइट। एनाटॉमी भी ऐसा ही है। तो आप कई वर्ड्स ऐसे हैं, राइट, कि मुझको 108 बार मैंने उनको दोहराया अकेले में, सबके सामने या जैसे भी, तो वो मुझको याद हुए। ये एक मसल होती है यहाँ पर, ये होती है स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड। ये कमबख्त मुझे याद नहीं होके दे रही थी जब मैं स्टूडेंट था। अच्छा, मेहदी सर ने पढ़ाया, आप भूल गए? अच्छा, उस ज़माने में इंटरनेट का ज़माना नहीं था कि दोबारा देख लो। बड़ी बड़ी मुसीबत। तो डरते डरते सर के चैम्बर में चले गए, तो सर ने फिर बताया हमको, तो हम जी सर समझ में आ गया, हाँ सर याद आ गया। अब क्या कहे उनसे, अब बाहर निकले तो वो तो पहले ही नहीं आता था तो अगले दिन फिर पहुंच गए तो वो समझ गए, बहुत तजुर्बेकार आदमी है। उन्होंने कहा बैठ जाओ, बैठा लिया उन्होंने, बोले लिखो, तो उसको अलग अलग लिखाया उन्होंने। स्टर्नो डैश, क्लीडो अलग, मैस्टॉइड फिर अलग। फिर बोले क्या आता है तुमको? हिंदी आती है? मैंने कहा हाँ आती है। बोले लिखो हिंदी में, स्टर्नो हिंदी में लिखाया। फिर उन्होंने बोले उर्दू आती है? मैंने कहा हाँ सर। फिर उर्दू में लिखाया उसको। बोले और कौन सी लैंग्वेज आती है? मैंने सर अरबी भी आती है। तो उन्होंने कहा ओके फाइन, अरबी में भी लिखो इसको। कैसे लिखते हैं? मुझे नहीं आती वो बोले। तो उन्होंने 3-4-5 लैंग्वेजेस में लिखा दिया मुझको। वो दिन उसके बाद घर गए, घर पे जा करके वो
एक माला है मेरे पास, तस्बीह है 108 दानों की, उसको लेकर के बैठा ठकाठक 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 ठकाठक, वो दिन और आज का दिन खत्म। तो हो सकता है सिस्टमिक के लिए आपको कोशिश करनी पड़े, सबको नहीं, लेकिन एक आध ऐसा फंस जाएगा। तो अगर ये नहीं फंसी है तो ये कहीं और फंसेंगी। फॉर एग्जाम्पल ये ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल में फंस जाएंगी, वो आएगा। तो मीन्स अलग अलग कैपेबिलिटी होती है कैच करने की। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सिस्टमिक एनाटॉमी इज रिलेटेड विद योर सिस्टम्स, इज रिलेटेड विद योर सिस्टम्स, ठीक है ना। तो हमारी पूरी एनाटॉमी वहाँ से चली थी और सिस्टम तक आ गई। अब आगे हम लोग जो चलाएंगे तो अब हम सिस्टम पे चलाएंगे आगे, ठीक है नहीं। और क्लासेस का तो आपको पता ही कैसे चलेंगे हमारी। थैंक यू वेरी मच।